अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कल एक प्रेडिक्शन रखी गई कि 2025 का असली खेल अब होगा सबसे बड़ी भविष्यवाणी। उसमें कुछ चीज़ें बताई गई, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि कई सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं और फिर आज के इस प्रेडिक्शन के मूल मुद्दे के ऊपर आते हैं। आज विस्तार से चर्चा करेंगे और जितने भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, आपके मन में संदेह है, उनका समाधान भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का हम प्रयत्न करेंगे। तो कल जब कहा गया कि भाई समय का ऐसा कालखंड है कि अवॉइड कीजिएगा हवाई यात्रा, जल यात्रा, किसी भी प्रकार का एडवेंचरस जो भी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, पहाड़ी यात्रा, बहुत सारी लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं, भगदड़, ये सब कुछ हो सकता है। तो जिन लोगों ने भी प्लान किया होगा उनके प्रश्न शुरू हो गए, भाई हमारा बेटा जाने वाला है या हम जाने वाले हैं, तो क्या ये तारीखें सही रहेंगी? आप कृपया उत्तर दे दीजिए। तो बच्ची के यूट्यूब चैनल पर, मतलब फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर, FREYA, जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन का लिंक खोलना नहीं आता, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेया ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। और जिनको वो डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं FREYASHAH, फ्रेया शाह। ठीक है, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें हर महीने की वो तारीखें बताई गई है। समय का कालखंड विपरीत है, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेसिफिक तारीखों पर आपको बिल्कुल भी लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। हवाई यात्रा और जल यात्रा को ना करें, या उस समय पे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में घूमने फिरने के लिए ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पे जाके FREYA फ्रेया शाह टाइप करेंगे, उसका यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। 75,000 के आसपास उसके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल के। तो वहाँ पे वो जानकारियाँ मिल जाएगी कि वो तारीखें हर महीने में कौन सी हो सकती है। और बाकी की जो हर महीने की डेट वाइज प्रेडिक्शन आती है ना इसी यूट्यूब चैनल पर, उसमें वृषभ लग्न की तारीखें देखिएगा। ठीक है ना, वृषभ लग्न की, क्योंकि भारतवर्ष का वृषभ लग्न होता है, उसमें एकदम माइन्यूट जाता है कि हर 10 दिनों के अंतराल में वो कौन सी तारीखें हो जाती है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, सेकंड फेज का आप देखिएगा कि डेट वाइज प्रेडिक्शन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, 11, 12 और 13 जून नेगेटिव बताए गए थे वृषभ लग्न के लिए। ऐसा नहीं है कि हर तारीखों में होगा, लेकिन उन तारीखों में अवॉइड करना चाहिए। ये घटनाक्रम बना कब? अहमदाबाद वाला 12 जून को। ठीक है ना, तो भारत देश का जो लग्न बनता है उसके लिए जो नेगेटिव तारीखें होती है वो तो आपको हर महीने ही मिलेगी, 10-10 दिनों के अंतराल वाली, तो उसे भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अब मूल मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। इज़राइल का आने वाला समय कैसा होगा? सामान्यतः हम यहाँ पे किसी ने भी प्रेडिक्शन किया हो किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो उसके ऊपर उस प्रेडिक्शन को जज करना ये थोड़ा सा सही बात नहीं है, क्योंकि जिस किसी भी सज्जन ने, विद्वान ने ये किया है, तो ग्रहीय परिस्थितियां उन्होंने देखी होगी, अपना तर्क लगाया होगा, अपनी कैलकुलेशंस की होगी, और उसके संदर्भ में उन्होंने फिर वो विधान दिए होंगे या फिर प्रिडिक्शन की होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जितने सारे कमेंट्स आए, तो ये वीडियो हमें बाय फोर्स बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कितने लोगों को रिप्लाई करेंगे कि क्या सर ऐसा होने वाला है कि बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल छोड़कर पलायन कर जाएंगे, इज़राइल का बहुत बुरा समय आने वाला है, वगैरह वगैरह। ऐसा ही कुछ उन विद्वान ने, उन सज्जन ने अपने प्रिडिक्शन में या अपने वीडियो में कहा होगा। कल का वीडियो देखिए, इज़राइल
देशभक्ति से भरा हुआ इज़राइल के जो लोग हैं उनके रक्त में बसता है इज़राइल। इज़राइल सिर्फ एक भूमि नहीं है, इज़राइली लोगों के रक्त में इज़राइल बसता है, वो उसका सही ठिकाना है। तो संघर्ष तो इज़राइल के लिए बहुत बड़ा है, निर्विवादित सत्य है। ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या फिर यहाँ से हो रहा है, रशिया यूक्रेन से भी कह सकते हैं। अब यहाँ से जो होगा ना, वो तीसरा विश्व युद्ध धीरे धीरे, तीसरा विश्व युद्ध ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया के देश ने डिसाइड कर लिया कि हम इस खेमे में लड़ेंगे, हम उस खेमे में लड़ेंगे और आ जाओ दो दो हाथ कर लेते हैं, जो जीता वो विश्व युद्ध जीत गया। वो धीरे धीरे ही शुरू होता है और जब भी भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो जो अभी शुरू हुआ है इज़राइल ईरान के बीच और जो अब आने वाले समय में होने वाला है, उसका उल्लेख उस भविष्य के इतिहास में ज़रूर से होगा जब तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा इतिहास में लिखी जाए। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल छोड़कर भाग जाएंगे? इज़राइल भागने वाले में लोगों में से तो है नहीं। ये यहाँ पे मैं अपना मंतव्य प्रकट कर रहा हूँ जो हमारी समझ में आता ही है, थोड़ी बहुत नॉलेज हमें है उसके ऊपर से। कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि एक समय का कालखंड ऐसा आ रहा है, क्योंकि 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे 28 नवंबर तक, फिर वो ग्रहण वाला समय होगा, फिर देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। तो विश्व के किसी बड़े नेता के एसेसिनेशन का प्रयास किया जाए, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, इस प्रकार की स्थितियां या युद्ध वाली परिस्थितियों में मार दिया जाए, ये हो सकता है। तो बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिले कि ये तो खमनेई होंगे या फिर ट्रंप होंगे, हर कोई अपना अपना जजमेंट या ओपिनियन दे रहा था। बिल्कुल भी अगर यही करना होता तो हम स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, आप अपने एस्ट्रो दोस्त को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई यहाँ पे हमें खतरा दिख रहा है। ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये जो कोई भी घटनाक्रम बनेगा, जिस भी विश्व के नेता की मौत की खबर सामने आएगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां कंट्रोल बाहर जाना शुरू होगी। जो अलग अलग वीडियो में पहले भी हम बता चुके हैं, शायद 6, 7 या 8 महीने पुराना वीडियो होगा। एक प्रिडिक्शन का टाइटल था कि इज़राइल के साथ होगा विश्वासघात, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अभी तो अमेरिका सॉलिड रूप से खड़ा है, कोई मतलब जो इज़राइल चाहेगा वो सब कुछ अमेरिका प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो घटनाक्रम बनेंगे ना साहब, अमेरिका भी अभी कहा जाता है कि इज़राइल के ऊपर ऑल आउट अटैक कर दे, तो परिस्थितियां जो भी बनेगी, किस हिसाब से बनेगी हम त्रिकाल दृष्टा तो है नहीं, लेकिन ग्रहीय परिस्थितियों के आधार पर आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इज़राइल के लिए अभी चुनौतीपूर्ण समय होगा नहीं, लेकिन ये युद्ध लंबा चलेगा। अभी सिर्फ ईरान इंक्लूडेड है। जैसे जैसे समय का कालखंड आगे बढ़ता जाएगा, इस प्रेडिक्शन के शब्दों को याद रखिएगा कि एक एक करके मुस्लिम देश ईरान के साथ इकट्ठे होते जाएंगे। अभी कोई नहीं है ईरान के साथ, लेकिन जितने भी वो मुस्लिम देश हैं वो एक एक करके ईरान के साथ खड़े होते जाएंगे। परिस्थितियां उस प्रकार से बनेगी कि उनको युद्ध में सम्मिलित होना पड़े। अब वो परिस्थितियां क्या होगी, क्या मान लीजिए सऊदी के अमेरिकन बेस के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया और फिर उसे युद्ध में उतर, लेकिन वो तो ईरान के अगेंस्ट में उतरेगा। तो परिस्थितियां क्या बनेगी कि पहले ये सम्मिलित होंगे युद्ध में, हो सकता है कि शुरुआत में अगेंस्ट में हो, लेकिन समय का कालखंड ऐसा दिखा रहा है कि जैसे जैसे ये युग परिवर्तन के दशक का दूसरा फेस आगे बढ़ता जाएगा, 2025, फिर 2026, 2027, ये एक एक करके सारे मुस्लिम देश ईरान के साथ इकट्ठे होते जाएंगे। और ये सारा घटनाक्रम कराने में तुर्की का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे का रोल रह सकता है। फिर वो जो भविष्यमालिका नामक हमारे ग्रंथ में कहा गया है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि बचा कुचा पाकिस्तान, चीन और ये सारे मुस्लिम देश इकट्ठे होकर
भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करेंगे और हारेंगे। तो इसीलिए हम कहते आ रहे थे कि भारतवर्ष तीसरे विश्व युद्ध में अंतिम समय पर, जब चरम सीमा विश्व युद्ध की पहुंची होगी, तब एंटर होगा और फिर वो जीतेगा। तो स्थितियां तब तक तो 2028 के मध्य भाग के बाद से लेकर 2032 तक का जो समय है वो भारतवर्ष के लिए मेजर वॉर्स का समय है। भारत भी सम्मिलित होना ही पड़ेगा, न्यूट्रल रह नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तान वाले कुछ हरकत करेंगे अभी और फिर से पिटेगा, ऑपरेशंस वगैरह चलते रहे। लेकिन मेजर वॉर्स में जब भारत सम्मिलित होगा वो होगा। तो हम कह सकते हैं कि अभी से लेकर 2028 के मध्य भाग तक ये परिस्थितियों का निर्माण होगा कि ये सारे देश अब किस प्रकार से होगा। अभी भी लॉजिकली तो हम देखें तो ये बिल्कुल असंभव सा दिख रहा है कि ये सारे मुस्लिम देश ईरान को एक नज़र पसंद नहीं करते, तो ये इसके साथ कैसे आए। लेकिन ऐसा होता हुआ ज्योतिषीय रूप से दिख रहा है। तो अब समय की प्रतीक्षा करनी होगी कि वो घटनाक्रम क्या बनेंगे, और संभवतः जिस भी नेता का मृत्यु का समाचार आने वाले समय के कालखंड में आएगा, उसके बाद परिस्थितियां तेजी से बिगड़ेगी। तो इजराइल को ये संघर्ष अपने दम पे करना होगा। अभी तो अमेरिका उसके साथ है, लेकिन आगे चल के एक ऐसा समय भी आएगा कि अमेरिका उसका साथ नहीं दे पाएगा या फिर नहीं देगा। नहीं दे पाएगा तो वो विश्वासघात की श्रेणी में नहीं होगा, लेकिन नहीं देगा तो फिर वो प्रिडिक्शन भी सही होगी कि जब इजराइल को अमेरिका की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब अमेरिका ने उससे मुंह फेर लिया। तो देखते जाइए, इजराइल के लिए कठिन समय है, लेकिन इजराइल ये जंग, ये युद्ध, ये लड़ाई अपनी गरिमा के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए बखूबी लड़ेगा। इजराइल को इन सारे देशों से लड़ना होगा, अकेले अपने दम पर लड़ना होगा। सहायता अमेरिका की मिलेगी, कुछ सहायता भारतवर्ष भी करेगा, डायरेक्टली सहाय नहीं करेगा, क्योंकि भारत अपनी इकोनॉमी बढ़ाने में और अपने आप को मजबूत रखने में लगा होगा जब तक भारत 2028 के मध्य भाग के बाद सम्मिलित नहीं होगा तब तक। तो इजराइल के लिए कठिन है, राह कठिन है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़ के पलायन कर जाएंगे, इजराइल का अंत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये जो भी ईसा और मूसा का जंग होगा, हमारे कई पौराणिक शास्त्रों में लिखा है कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा, न रहेगा मूसा। तो वो विधान अब फलीभूत होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है आने वाले समय के कालखंड में। पहले अब ये घटनाक्रम किस प्रकार से बनेगा, जब वो समाचार आएंगे उस बड़े नेता के मृत्यु के, उसके बाद वैश्विक समीकरण तेजी से बदलेंगे, घटनाक्रम अकल्पनीय रूप से बनना शुरू होंगे और इजराइल लड़ता रहेगा। इजराइल समाप्त होगा बिल्कुल नहीं। तीसरा विश्व युद्ध जब समाप्त होगा ना, तो विजयी देशों की श्रेणी में आप भारत और इजराइल को रखेंगे। इजराइल का अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। जहाँ तक हम देख रहे हैं, चुनौतियाँ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जिस भी प्रकार की परिस्थितियाँ मिडल ईस्ट में बनेगी, अकेले वॉरियर के तौर पे इजराइल लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, लेकिन अंत में जीतेगा वहाँ पे इजराइल। तो बेंजामिन नेतन्याहू पलायन कर जाएंगे, हमें नहीं लगता। ये हमारा ज्योतिषीय आकलन है कि हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनेगी। इसमें से कुछ भी अभी तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो समय की प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों हम कह रहे थे कि ये युग परिवर्तन का दशक है। जितने भी मिडल ईस्ट में हमारे भारतीय हैं, उनके भी प्रश्न आते हैं ना कि सर कब छोड़ना चाहिए। हम कह रहे थे कि तुर्की जब तक पर्दे के पीछे है ना, तब तक आपके पास समय है। याद आ रहा है वो स्टेटमेंट? हम यही कह रहे हैं कि जब तक पर्दे के पीछे ये खेल कर रहा है ना, पाकिस्तान को भी हेल्प की ड्रोन देकर पर्दे के पीछे, डायरेक्टली दुनिया के सामने आकर वो खेल नहीं कर रहा।
तो जब तक तुर्की ये पर्दे के पीछे है ना, तब तक सेफ है। या फिर आप जिस भी देश में रह रहे हो, वहाँ के अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक होने लगे और वो देश युद्ध में सम्मिलित होना शुरू हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि समय का कालखंड निकट आ रहा। छोड़ना तो पड़ेगा साहब, भारतवर्ष में वापिस आना तो पड़ेगा। आप नहीं आना चाहते, वहीं पे रहना चाहते हो, तो फिर वो आपका व्यक्तिगत विचार है। आने वाले समय में वो प्रिडिक्शंस सारी आपने ध्यान से सुनी हो तो एक एक शब्द आपको याद आएगा आपके इस एस्ट्रोडोज का, कि क्यों भारतवर्ष सबसे सेफ प्लेस रहेगा तीसरा विश्व युद्ध के पूरे इस समय के अंतराल में। बाह्य ब्रह्मांड में जो ग्रहीय परिस्थितियां बनेगी, उसका जो प्रभाव है वो तो होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमारे आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूती कैसे प्रदान करें। वो कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करके उसे अपने आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करवाएं। प्रमुख 7 चक्रों से वो ऊर्जा होकर जाएगी, तो चक्रों की क्लिनजिंग, बैलेंसिंग वो अपने आप करेगी। और कुछ विशिष्ट मुद्राओं का अभ्यास कर लीजिए कि जिससे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आप सही से उपयोग कर पाए, जो आपके आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुकी है या फिर स्थित कर चुकी है। ऑनलाइन सीख रहे हैं दुनिया भर से लोग, और जो लोग भी सीख रहे हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव हम यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है, मैं रांची झारखंड से हूँ। सर, जब से मैंने आपका मुद्रा सेशन स्टार्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज ये मुद्रा का प्रैक्टिस करते हुए मुझे 15-16 दिन हो गए हैं, और मैंने जब पहले दिन किया था तो मेरे दोनों हाथों में और पैरों में भी बहुत तेज झंझनाहट हुआ था। पैरों में तो बहुत काफ़ी देर तक रहा था। इसको करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब मैं करती हूँ, एक दिन मुझे एक दो दिन जब मैंने किया तो उस दिन मुझे मेरे हाथों में मतलब जैसे बिजली चमकती है उस तरह का महसूस हुआ। तो और मेरे अंदर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे, वो सब अब बहुत कम हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको करके। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है, ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा, उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की ओर और ये आह्वान किया कि जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ, और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ડિયર સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે તમે આ મુદ્રાનો બેચ રાખ્યો, અને આશા કરું છું કે હજી પણ તમે આગળ આવા ઘણા સારા સારા કોર્સ રાખશો જેમાં અમને ઘણું નોલેજ મળે. મેં 15 ડિસેમ્બરનો આ બેચ અટેન્ડ કર્યો હતો અને ઉર્જાનો ખૂબ સરસ અનુભવ કર્યો. લોકોને જે ખબર નથી કે તમે જે આપો છો એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું સરસ છે જ્ઞાન. પણ શું છે કે યુટ્યુબમાં ખાલી ફ્રીમાં મળે છે એટલે લોકો આજે કર્યું કાલે ન કર્યું, ઠીક છે, એ રીતે ચાલ્યા કરે છે. પણ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે કોઈકે કંઈક મને શીખવાડ્યું હોય અને પછી જ્યારે તમારું એ ડિટેલમાં મને ખબર પડે તો મને ખબર પડે કે વાવ, આ કેટલું સરસ જ્ઞાન મને પૂરું મળ્યું અને તમે એ એફર્ટ કરી રહ્યા છો. તો મને તો એનો ખૂબ જ સરસ અનુભવ છે અને હું તમારી ઘણી બધી એ ડેલી રૂટીનમાં બધું ફોલોઅપમાં લઉં છું અને મને ખૂબ મજા આવે છે. આગળ પણ તમારી સાથે ઘણા કોર્સો કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. અને તમે જે જ્ઞાન આપો છો એ લોકોને ખબર નથી કે કેટલા પૈસા આપીને ને કેટલું મોંઘું બીજા લોકો આપે છે
જે તમે સહજ રીતે આપી રહ્યા છો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ સો મચ. तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका. उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567. और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका. उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110. नंबर आपको बंदी मिलेगा. अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स उस नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल्स में लिख दीजिए. 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा. उतने समय के अंतराल में अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे और पूरा प्रोसीजर आपको वहां पे समझा दिया जाएगा. रुपेन आर शाह नाम के इस YouTube चैनल के परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए. साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे. ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे. नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे. जय हिंद.